को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स डेली के शाम के न्यूज बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। बिहार चुनाव का जो प्रचार है वो चरम पर है। बिहार चुनाव का जो पहला चरण है उसमें मात्र 6 दिन रह गया है और आज भारतीय जनता पार्टी सहित जदयू ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र ध्यान दीजिएगा, एनडीए का संयुक्त नहीं है, भाजपा का अलग है, जेडीयू का अलग है, इसके मायने समझिएगा, ठीक है। साथ ही चिराग पासवान ने कल जारी किया था और चिराग पासवान के जो घोषणा पत्र है उसमें एक बात है कि फर्स्ट टाइम एक यूथ जो है युवाओं का एक प्रेजेंटेशन उसमें दिख रहा है, बिहार फर्स्ट के नाम से। और थोड़ा उसमें जात पात का मामला कम है नहीं जात पात। और साथ ही जो है जदयू ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, 10 लाख नौकरी और काफी सारे पिटारा लेकर आए हैं। कांग्रेस इन सबसे अलग हम वोट दो और शराब लो का नारा देते हुए घोषणा पत्र लेकर आए हैं। राहुल गांधी लगता है जनता से कटकर हमेशा ही टुल्ल रहते हैं। इसलिए चूंकि बिहार में शराबबंदी है, इसलिए जो नारा है कांग्रेस का वो शराबबंदी को दूर करेंगे, ये उनका घोषणा पत्र है। हर पार्टी का अलग अलग घोषणा पत्र है। अब इस समय बताऊं कि चूंकि बिहार में जदयू की सरकार है, जदयू भाजपा की, तो जदयू का जो दावा है उनका घोषणा पत्र जो है उसमें खास बात यह है कि उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की खासियत है कि वे कोई वादा करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। इसलिए 7 निश्चय की बात की है और 7 ये जो निश्चय है वो क्या है? युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा। ये जो है आदर्श जो है एक देने का कोशिश किया गया है घोषणा पत्र में। हालांकि ये तेजस्वी यादव ने कमेंट किया है और तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार तो पैसे का रोना रोती है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम पलायन को रोकेंगे। अब बात उनके बाबूजी के कारण पलायन हुआ था, वो भूल रहे हैं कि उनके बाबूजी के शासन में अपहरण उद्योग चलता था। शिक्षक से लेकर डॉक्टर तक, विद्यार्थी से लेकर लड़के तक सब उठाए जाते थे, शादी वाले लड़के बता रहा हूं। तो पलायन उन्हीं के बाबूजी की देन है। इसलिए यदि वो अपना पाप धोना चाहते हैं तो उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि हम पलायन दूर करेंगे और 10 लाख नौकरी की बात की है। अभी तो खुद ही वो 9th-10th फेल बेरोजगार हैं, पता नहीं नौकरी कौन सा देंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना घोषणा पत्र किया है और उसमें 11 संकल्प उन्होंने दोहराए हैं। 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति, आईटी हब के रूप में बिहार का विकास। भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो दिखाने के लिए मैं कह रहा हूं। 5 साल में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्लान, 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, दरभंगा में एम्स का संचालन 24 तक हो जाएगा, दलहन की खरीद पर एमएसपी की दर लागू होगी, 30 लाख लोगों को साल 22 तक पक्का मकान देंगे, मोदी जी का वादा, हिंदी भाषा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार के लोग आधी उम्र तो अंग्रेजी सीखने में ही बिता देते हैं, हमारे को देख लीजिए। तो मेडिकल और इंजीनियरिंग में ज्यादातर जो छात्र जाते हैं उनको अभी तक कोई भी हिंदी में शिक्षा का माध्यम नहीं है, जहां जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका सब अपनी अपनी भाषा में शिक्षा देते हैं। हम आज भी अंग्रेजी भाषा को ढोते हैं, अपनी भाषा में शिक्षा नहीं देते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का जो मुझे सबसे अच्छा चीज लगा वो लगा कि हिंदी भाषा में मेडिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा और आईटी हब के रूप में बिहार का विकास। ये 2 प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है वो मुझे 2 तो बहुत ही अच्छा लगा है। और दरभंगा में अगर एम्स का संचालन 24 तक हो जाए तो बिहार के लोग सबसे ज्यादा दिल्ली के एम्स आते हैं, खासकर मिथिलांचल के,
उनको बहुत राहत मिलेगी, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और दूध और मछली उत्पादन, ये भी बिहार का जो खासकर मछली पालन और दूध और कृषि, यही बिहार का मेन प्रोडक्ट है। बिहार की आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब कृषि, दूध और मछली उत्पादन में बिहार नंबर 1 बने। और आईटी हब यदि विकसित हो जाए तो बिहार के लोगों का पलायन नहीं होगा। तेजस्वी यादव नाटक कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, पलायन रोकने की पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक संकल्प जो है उसने विवाद पैदा कर दिया है। वो संकल्प है कोरोना का निःशुल्क टीकाकरण। उनका कहना है कि यदि आईसीएमआर जो कोरोना का टीका लेकर आएगी, बिहार में सभी लोगों का निःशुल्क टीकाकरण करेंगे। मुझे लगता है अगर मैं बोलूं तो निःशुल्क टीकाकरण तो पोलियो वोलियो सबका चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको नहीं रखना चाहिए मेरे हिसाब से। और दूसरी बात कि बिहार की जगह महाराष्ट्र और दिल्ली को ज्यादा जरूरत है, केरला को ज्यादा जरूरत है। बिहार में कोरोना कंट्रोल है, लेकिन चुनाव है तो ये वादा है और इस पर विवाद हो गया है। सारी पार्टियां जो है कूद पड़ी है कि ये बिहार कोरोना के नाम पर चुनाव जीता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में एनडीटीवी जो न्यूज चैनल है, जिसका बकायत पांडे का भाई ब्रजेश पांडे, एनडीटीवी के स्टार एंकर बकायत पांडे यानी रवीश बकायत पांडे, उसका भाई जो है ब्रजेश पांडे, दुष्कर्म का आरोपी ब्रजेश पांडे, कांग्रेस का प्रत्याशी ब्रजेश पांडे, जो गोविंदगंज से चुनाव लड़ने वाला ब्रजेश पांडे, शायद उस पूरे मूड को एनडीटीवी भुनाने के लिए एनडीटीवी बिहार में ऐसा लगता है कि एक प्रत्याशी के रूप में उतर गई है एनडीटीवी, और वो बिहार में एक प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही है जदयू भाजपा से। अब कहेंगे आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो आपको कुछ हेडिंग्स दिखाता हूं। मैं कहूंगा हेडिंग्स जो है दिखाए, स्क्रीन पर देखिए। बिहार इलेक्शन रैलियों में बिहार की जनता का उत्साह देख बोले तेजस्वी यादव, ये भीड़ नहीं रिजल्ट है। आपको पूरी तरह, पीछे ही रखो अभी, आपको पूरी तरह से दिखेगा कि ये बिल्कुल ही जदयू भाजपा से चुनाव लड़ रहा है एनडीटीवी। इनके पूरे वेब पे जदयू भाजपा की खबर तो गायब ही है लगभग, और ये एज ए कैंपेनर कांग्रेस और महागठबंधन के काम कर रहे हैं। देखिए रैलियों में बिहार की, ये तेजस्वी यादव की ब्रांडिंग का दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी का बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन का वादा, तो बॉलीवुड डायरेक्टर बोले वोट के बदले वैक्सीन दुखद है। अब फ्री कोरोना वैक्सीन का जो वादा है वो न्यूज था, अब इसको तब तक विपक्ष का बयान नहीं आया था, तो बॉलीवुड के एक डायरेक्टर को लाके बयान दिलवा दिया है एनडीटीवी ने, क्योंकि एनडीटीवी चुनाव लड़ रहा है महागठबंधन से। आगे देखिए तीसरा, तेजस्वी यादव की 10 लाख सरकारी नौकरियों की पेशकश से घबराए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के खुद के जो है उसमें संकल्प में है और भाजपा के संकल्प में है 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति, 5 साल में 5 लाख से अधिक रोजगार के अवसर, 5-3-8। याद रखिएगा भाजपा रोजगार कहती है, यानी आपको आत्मनिर्भर बनाने की बात करती है। ये आपको सरकारी नौकरी का लालच दिखा रहे हैं जो इनके बस में नहीं है। आरक्षण करके ऐसे ही नाश किया हुआ है सब, और सरकारी नौकरी है नहीं, तो ये आपको तो 5-3-8 ऐसे ही हो गया। और 1 लाख लोगों को स्वास्थ्य विभाग में नौकरी, तो 9 हो गया भारतीय जनता पार्टी में। और उसके बाद 1 करोड़ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्लान, तो 1 करोड़ 9 लाख हो गया भाजपा में। तो तेजस्वी यादव से क्यों नीतीश कुमार घबराएंगे। लेकिन एनडीटीवी की हेडिंग देखिए, भाजपा ने संकल्प पत्र में जो रोजगार की बात की होगी वो एनडीटीवी के कहीं भी हेडिंग में नहीं है, क्योंकि एनडीटीवी महागठबंधन का उम्मीदवार है, वो चुनाव लड़ रहा है। आगे देखिए, नीतीश राज में हुए घोटाले, सरकार बनी तो जांच करवाकर भेजूंगा जेल, चिराग पासवान बोले। ये चिराग पासवान ने का पूरा अटैक नीतीश कुमार पर है, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। वो स्वयं को अभी भी प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बता रहे हैं और अपने चुनाव घोषणा पत्र को उन्होंने नीतीश पे फोकस किया है, ये ठीक है। लेकिन वही विपक्ष का संगठित उम्मीदवार एनडीटीवी। और आगे देखिए, उसके बाद बीजेपी का बिहार में फ्री कोरोना वैक्सीन का, यही बॉलीवुड का। तो एनडीटीवी चुनाव लड़ रहा है बिहार में, वो मीडिया नहीं है, वो टीवी चैनल नहीं है,
वो बकैत पांडे के भाई ब्रजेश पांडे की पार्टी कांग्रेस से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव लड़ रहा एनडीटीवी विपक्ष की भूमिका में है। विपक्ष की सकारात्मक भूमिका में हो तो मैं मानूंगा। उनके बयान को हाईलाइट करके दिखा रहा। तेजस्वी का 10 लाख का नौकरी तो उसको हाईलाइट किया हुआ है, बीजेपी के नौकरी के वादे को इसने गायब कर दिया है। ये एनडीटीवी की बाकायदा पत्रकारिता है। आज की ये देखिए, ये भी इनका मैंने कवर लिया है बिहार में फ्री वैक्सीन करके। तो एनडीटीवी ने पूरे में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ के बयान पर ओबीसी का पलटवार, योगी का बयान गायब है पर ओवैसी का पलटवार, क्योंकि बकैत पांडे एनडीटीवी को हरे हरे समुदाय को लुभाना है। तो ये पूरी तरह से एनडीटीवी एक पत्रकारिता की आड़ में चुनाव लड़ रहा है। महागठबंधन के एक और उम्मीदवार हैं, वो है एनडीटीवी के प्रणय जिमसराय के एनडीटीवी और उनका बकैत पांडे गिरोह। अब हम दूसरी खबर पे चलते हैं। आपको मैंने 2-3 दिन पहले एक खबर दी थी ट्विटर के बारे में, और वो खबर ये दी थी मैंने आपको कि ट्विटर जो हमारा लेह लद्दाख है उसको चाइना में दिखा रहा है और उसको पूरे गलत लोकेशन दिखा रहा है। उस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए ट्विटर के सीईओ को चिट्ठी लिखी है। लेकिन हमारे यहाँ मानना है इंडिया स्पीक्स डेली में हमारा कि सिर्फ आप इश्यू जारी करके, जैसे कई देशों ने कार्रवाई की है ट्विटर पे, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप सिर्फ नोटिस क्यों खेलते? 1-2 बार लपेट दो इनको, दिमाग इनके ठीक हो जाएंगे कि जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के दादागिरी कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता से खेल रहे हैं। लेकिन ये ठीक है कि आईटी मंत्रालय ने साफ साफ कहा है कि ट्विटर द्वारा भारत की संप्रभुता और अखंडता जो नक्शे द्वारा भी परिलक्षित होती है के साथ किया गया अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर केंद्र सरकार ने ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी, जो आपको बगल में दिख रहे हैं मोदी के फोटोग्राफ में, को चिट्ठी लिखी है जिसमें ट्विटर द्वारा भारत के नक्शे को गलत तरीके से दिखाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आपको ज्ञात हो कि 18 अक्टूबर को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर लेह की जियो टैग लोकेशन को जम्मू कश्मीर और लेह को चीन में दिखाया था। इस पर भारत सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है और साफ साफ कहा है कि लेह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का हिस्सा है। लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्से हैं जो भारत के संविधान द्वारा शासित है। मेरा एक बार और फिर मानना है, आप स्पष्टीकरण क्यों देते हैं? इसको काला पकड़ के खींच क्यों लेते हैं? लेह हमारा हिस्सा है, संविधान द्वारा प्रदत्त, इतने क्यों इनको देना? सीधे टांग दो 1-2 बार। अपने आप इतना बड़ा बिजनेस है भारत में, ये ऐसे नहीं सुधरते। लाल हरे सफेद इन टिड्डों को आप जब तक छिड़काव नहीं करेंगे ये आपकी फसल खाते रहेंगे। ये सीधी सीधी बात। तो संप्रभुता से खिलवाड़ नहीं की बात कही है भारत ने, और कि भारत के साथ ये अपमान स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कानून का उल्लंघन माना जाएगा। और आईटी सचिव ने लिखा कि ऐसे कार्यों से न केवल ट्विटर की साख गिरती है, अब ट्विटर की साख के लिए आप क्यों चिंतित होते हो, बल्कि ट्विटर की तटस्थता और निष्पक्षता पर भी सवाल उठते हैं। सीताराम। तो ये आईटी सचिव अजय साहनी जी ने किए हैं। लेकिन चलो, भारत सरकार ने विरोध दर्शाया, उनको फटकार लगाई है, ये बड़ी बात है। ट्विटर के साथ ही भारत सरकार को फटकार एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया को भी लगाना चाहिए। आपको वो भी 3 दिन पहले मैंने खबर दी थी कि एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया में हरे और लाल की लॉबी ने कब्जा कर लिया। प्रो हरा प्रो लाल लॉबी, जिसको बाहर से फंडिंग वाली लॉबी, उसने कब्जा कर लिया है। आप देखिए कि अभी जम्मू कश्मीर के में एक पत्रकारिता को लेकर, राष्ट्र विरोधी पत्रकारिता को लेकर एक कार्रवाई हुई है, उसके पक्ष में ये एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया उतर आया है, याद रखिएगा। और ट्वीट कौन कर रहा है? आकर पटेल। कौन आकर पटेल? जो एमनेस्टी इंटरनेशनल का प्रमुख था। कौन सा एमनेस्टी इंटरनेशनल? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं बार बार देता रहा हूं। उसका वो एमनेस्टी इंटरनेशनल जिसका विदेशी फंड भारत सरकार ने बंद कर दिया, और जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल को ब्लैकलिस्टेड किया, एमनेस्टी इंटरनेशनल को अपना दुकान भारत में समेटना पड़ा है, उस एमनेस्टी इंटरनेशनल का पूर्व प्रमुख आकर पटेल ट्वीट कर रहा है। आपको बताया था मैंने, जब एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की लोमड़ियों का कब्जा हो गया पत्रकारिता में, आकर पटेल और तीस्ता सिलवार ने वोट डाले हैं। ऐसे वोटर्स ने चुने हैं एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की जो अध्यक्ष है
सीमा मुस्तफा, जो लाल हरी कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल लाल हरी स्याही, और संजय कपूर जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ऐसे मैगजीन चलाते हैं जिसमें विदेशी दूतावास के फंड का आरोप है। तो ये वो लोग हैं, ये लोग इन्होंने कश्मीर टाइम्स के को लेकर सवाल उठाए हैं। कश्मीर टाइम्स के जो है पत्रकार पर सरकार ने कार्रवाई की है। इसलिए कार्रवाई की है क्योंकि वो भारत के खिलाफ काम करते हैं, और इसलिए गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए। लेकिन लाल हरे सब जगह कब्जा कर रहे हैं। आपको न्यूज लाल हरे की कार्रवाई दिखेगी और आपको लगेगा कि अरे हमारी तरफ से कई लोग सेकुलर टाइप होंगे, अरे मीडिया कुचला जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, वोट देने वाला एमनेस्टी इंटरनेशनल वाला और गुजरात वाली तीस्ता सीतलवार, ऐसे लोगों ने चुना है किसको? सीमा मुस्तफा को। जो सीमा मुस्तफा 3 बार चुनाव भी लड़ चुकी है दूसरी पार्टी से। पार्टी की विचारधारा स्पष्ट है, लाल लाल है, और खुद हरे हरी है, और विचारधारा लाल लाल है। तो आप बात समझ गए। अब हम आपको तीसरी खबर की ओर ले चलते हैं। भारत ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का पोखरण में सफल परीक्षण कर लिया है। यह एक बड़ी बड़ी बिग उपलब्धि है भारत की। यह भारत की सैन्य क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और इसको जो है नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है, इसको आज सुबह 6:45 पर राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण किया गया है। ये मेड इन इंडिया है, डीआरडीओ ने विकसित किया है, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने इसको विकसित किया है। और यह 12वीं मिसाइल का सफल परीक्षण है डीआरडीओ द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद रक्षा के क्षेत्र में हमारी निर्भरता विदेशों पर कम होती जा रही है। हम रक्षा के आयातक की जगह निर्यातक की भूमिका में है, निर्माता की भूमिका में है, और ये प्रभाव दिख रहा है। डीआरडीओ के प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ स्वदेशी मिसाइलों को तैयार करने में जुटा हुआ है। जल्द ही मिसाइल क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। और भारत की इस आत्मनिर्भरता पर सवाल कौन उठाया है? रघुराम राजन ने। कौन रघुराम राजन? जो चिदम्बरम का एजेंट, जो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर रहा, और मोदी के जीतने के बाद भी वो चिदम्बरम के पक्ष में फैसले लेता रहा मई में 14 में। तो भारत के आत्मनिर्भर अभियान पर उसने हमला बोला है, लेकिन आज रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन गया है, और खासकर बनने जा रहा है, बन नहीं गया है, और जल्द ही मिसाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा। ये जो मिसाइल परीक्षण का जो टाइमिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये साफ साफ हमारे लाल पड़ोसी को मैसेज दिया जा रहा है, जो अपने आप को ताकत में गुरूर में घूम रहा है। गलवान में हमारे बिहार रेजिमेंट ने उसका गर्दन तोड़कर गुरूर नीचे गिरा दिया था, और उसमें जो गुरूर है उसको तोड़ने के लिए भारत तत्पर है। बारूदी सुरंग रोधी प्रणाली से लैस स्वदेशी स्टील्थ युद्धपोत आईएनएस करावती भी आज ही नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया है। ये बारूदी सुरंग रोधी प्रणाली से लैस है ये, और ये नौसेना की आईएनएस करावती को आज बेड़े में शामिल किया गया है। भारत की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है, चीन इससे घबराया हुआ है। अगली खबर हम चलते हैं। भारत ने वीजा नियमों में छूट दिया है, और ये छूट है अभी जो कोरोना काल का संकट है उसको लेकर वीजा नियमों में छूट दिया गया है। इसमें सारे प्रतिबंधों को समाप्त किया गया है। गुरुवार को भारत सरकार ने वीजा नियमों में ढिलाई देते हुए विदेश में रहने वाले भारतीयों और विदेशी मूल के नागरिकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। एनआरआई बिना वीजा आ सकते हैं। सिर्फ एक नियम अभी भी बरकरार है, टूरिस्ट वीजा पर भारत वो नहीं आ पाएंगे। अभी टूरिस्टों के लिए माहौल अनुकूल नहीं है, लेकिन जो भी है उनको जो दिक्कत होती है एनआरआई को, उन सबको वीजा नियमों में ढील दी गई है, कोई भी आ सकते हैं। हवाई यात्रा को वापस इससे पटरी पर लाने में मदद मिलेगी, और इससे मौजूदा वीजा की सारी वैधता को बहाल कर दिया गया है। सरकार ने कहा है, सरकार ने विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों की अधिक श्रेणियों के लिए वीजा और यात्रा प्रतिबंधों में क्रमिक ढील देने का फैसला किया है। इसमें आपको मेडिकल वीजा भी जिसको चाहिए उन्हें एक नया एप्लीकेशन डालना होगा, लेकिन इसमें भी छूट दी गई है।
ये गृह मंत्री अमित शाह गृह मंत्रालय ने ये निर्णय लिया है और इसमें नए आदेश के अनुसार सरकार ने अधिकृत हवाई अड्डों और बंदरगाह के आव्रजन चौकियों के माध्यम से हवाई या जल मार्गों से भारत में प्रवेश करने के लिए टूरिस्ट वीजा को छोड़कर सभी ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीआईओ यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड धारकों और अन्य सभी विदेशी नागरिकों को किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने की अनुमति का फैसला दिया है। ये बहुत बड़ा बदलाव है, इसको छोटा न्यूज मत समझिएगा। इसमें वंदे भारत मिशन एयर ट्रांसपोर्ट बबल की व्यवस्था के तहत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनुमति के अनुसार किसी भी गैर अनुसूचित वाणिज्यिक उड़ानों द्वारा संचालित उड़ानें शामिल है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, वीजा नियमों में जो छूट है ये एक बड़ा बदलाव है। इसके अलावा आपको एक खबर हम आपको indiaspeaksdaily.com की ओर ले चलते हैं और सीबीआई की विफलता की ओर मैं आपको इशारा करना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस में कैसे सिर्फ बिहार चुनाव तक ये डुगडुगी बज रही है। वो यूं कि दिशा सालियान का जो मंगेतर था फरार, उसको आज तक सीबीआई कोई नोटिस नहीं जारी की, कोई खोज नहीं पाई है। यही इस केस की शिथिलता और मंशा को स्पष्ट करता है। महाराष्ट्र की महाअघाड़ी सरकार तो खुलकर केंद्र के खिलाफ आ गई है। आपने देखा सीबीआई जांच टीआरपी स्कैम में उसको रोकने के लिए उसने नियम में बदलाव किए हैं और खासकर नियम में जोड़े हैं कि किसी भी सरकारी कर्मचारी परमवीर सिंह उससे पूछताछ नहीं कर सकती सीबीआई। लेकिन जो पूर्व में जांच चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत के केस में, उसमें भी सीबीआई की कोई प्रगति नहीं है। और इसमें आपको बताऊं कि इस मामले में दिशा सालियान के फरार मंगेतर तक को नोटिस नहीं किया जा सका है, नहीं खोजा जा सका है। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी गंभीरता इस केस को लेकर सीबीआई की है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिसके प्रति देश की जनता इतना उग्र है, निर्णय चाहती है, देश की जनता न्याय चाहती है, उसमें सीबीआई जिस पर संदेह है उसे आज तक पूछताछ के लिए भी बुला नहीं पाई है। अगली खबर भी मैं आपको बॉलीवुड से लूंगा। फेक राष्ट्रवादी कहूंगा ही मैं अक्षय कुमार को, क्योंकि नागरिकता उनको कनाडा का चाहिए और भारत के लोगों का प्यार चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत में चुप्पी लाद देते हैं और लक्ष्मी बम आने से पहले वीडियो जारी करते हैं। इन पर आरोप लग रहा है कि हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। लक्ष्मी बम में ऐसा नाम रखा गया है कि दिवाली में जिस माता लक्ष्मी की पूजा होती है उसके प्रति इनका ये अपमानजनक शब्द है। साथ ही इस फिल्म में ये आरोप है, चूंकि मैंने देखी नहीं है लेकिन ट्रेंड कर रहा है कि लव जे का मुद्दा आया है इसमें, उस मुद्दे को इन्होंने हवा दी है। ये साउथ की एक रीमेक है। साउथ के कैरेक्टर को बदलकर हरा कैरेक्टर किया गया है, हरियाली दिखाया गया है। समझिए लव जे की तरफ जा रहे हैं। ये सिर्फ बिजनेसमैन है। राष्ट्रवादी समझने की भूल आप लोग बहुत बार करते हैं। ये सिर्फ कारोबारी हैं, कारोबार है। तो बुरी तरह से इनका विरोध हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और इसमें सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मांग किया गया है कि फिल्म के नाम को बदलने की बात किया जाए, पर जावड़ेकर को तो अभी तक पता ही नहीं है। वो तो बिहार में चिराग पासवान से लड़ने में लगे हैं। ना वो सुशांत केस में कुछ बोल पा रहे, ना टीआरपी स्कैम में कुछ बोल पा रहे। हाँ, अरुण पुरी का टीआरपी कम हुआ तो उनको चिंता हुई थी, बहुत ज्यादा हुई थी। और उसके बाद एक चैनल को कुचला जा रहा है, एक चैनल को समाप्त करने के लिए सारे षड्यंत्र चल रहे हैं। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर जी मंत्री है भाई साहब, पार्टी के वर्कर नहीं है, लेकिन वो चिराग पासवान से लड़ने में लगे हुए हैं। तो ये हिंदू सेना ने मांग किया प्रकाश जावड़ेकर से कि फिल्म की मांग बदली जाए। ये सिर्फ एक गिमिक ही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर वो तो उस लॉबी के पार्ट हैं, जो लॉबी शरद पवार के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक वहां के मुंबई की लॉबी। उनकी कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। फिल्म की रेटिंग पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। गूगल पे ये फिल्म की रेटिंग रिलीज से पहले ही 4.0 पर है
और सलमान खान के बिग बॉस के साथ भी जनता ने यही दुर्व्यवहार किया था, वही लक्ष्मी बॉम्ब के साथ किया जा रहा है। जनता जो रिएक्ट कर रही है उसके प्रति भी ये लोग बेचैन है कि जनता कौन होती है तय करने वाले। अरे हम 300 रुपए तुम्हें देते हैं तभी तो तुम 300 करोड़ के मालिक बनते हो। इसलिए जनता, सबसे अच्छी बात है कि जनता एक्सपोज करे और जनता अपनी जेब को बस संभाल के रखे। ये सब जितने भी फर्जी हैं ये साफ हो जाएंगे। लक्ष्मी बॉम्ब नाम रखा है इन्होंने, जरा कुछ और बॉम्ब रख के देख लें, इनको सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। 10 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म है। इसके साथ आपको क्या करना है ये आप तय करेंगे। और इसलिए अक्षय कुमार परेशान है, लगातार सोशल मीडिया में विरोध को देखकर तरह तरह से लुभाने के खेल खेल रहे हैं। मत लुभिएगा, नकली राष्ट्रवादियों से बचकर रहिएगा। जय श्री राम। और आपको आखिरी न्यूज, कल से बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी की धमाकेदार एंट्री होने जा रही है। पहले दिन ही उनकी 3 रैली है। कल से बिहार चुनाव का जो परिदृश्य है वो बदल जाएगा। मोदी की एंट्री करते ही, पीएम मोदी की एंट्री करते ही आप सब जानते हो कि चुनाव की रंगत कुछ ज्यादा ही रंगीन सी हो जाती है, थोड़ा ज्यादा गुलाबी हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तन्वी जी, जरा वही तो हरे हरे नाम रख देता, हरियाली इसको अभी आके चढ़ जाते आके घर में। ओपी सिंह जी आपकी बात सही है, जावड़ेकर को कोई डिस्टर्ब ना करे, वो सोने में मगन है। मेरे हिसाब से वो लॉबिंग में मगन है। कोई लोग मिर्जापुर भी मत देखिए, तन्वी जी कह रहे हैं, हमने भी नहीं देखा है। वो एनटीसीए वाला जो है, और इसने भी लफ्जे किया, आपको पता ही नहीं है। निधि जी, तन्वी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारे मुझे एक बात तो पता चल गया कि असली लोग मुझे जो सुनने वाले हैं वो 200-300 लोग ही हैं। यूट्यूब में तो यूट्यूब प्रमोट करता है तो लोगों तक चली जाती है, पर असली जिनको एग्जैक्टली कंटेंट से मतलब है, जिनको इंडिया स्पीक डेली की पत्रकारिता पसंद है, वो ऐसे 300-400 लोग ही हैं। ज्यादा मेरा दिमाग खराब होने की जरूरत नहीं थी। 300-400 लोग ही हैं, और ये इतने ही लोग हैं जो सब्सक्रिप्शन भी पे करते हैं, वो 1000, 800, 1000 तक जाते हैं। लेकिन तब भी लोगों का स्नेह है, आते हैं और वो अपने सुझाव भी देते हैं, और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको साफ साफ समाचार बताऊं। खबर बोलने पर कई साथियों ने टोका है, अच्छा टोका है, सही टोका है, हम उनके शब्द क्यों बोलें। और एक सवाल जवाब पर भी हमें एक साथी ने अच्छा मैसेज किया है, तो आज से हम प्रश्नोत्तर कहेंगे, वो ज्यादा उचित होगा, ज्यादा अनुकूल होगा, उचित की जगह अनुकूल होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करता हूँ। अच्छा, ओपी सिंह जी कह रहे हैं उनका पसंदीदा नेता तेज प्रताप यादव है। वाह, मजा आ गया। वो तो मेरा भी पसंदीदा है, वो तो पूरा बस जो कहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इसको समाप्त करता हूं। अगर मैं जल्दी समय पर पहुंच गया तो 10:30 बजे जर्नी विद संदीप देव पर मैं आज से अयोध्या कांड शुरू करूंगा। बाल कांड में समाप्त कर चुका हूं, बाल कांड लिखी भी जा रही है, वो पुस्तक के रूप में भी आएगी। रामायण का समाजशास्त्र, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, लंका कांड, सब आएगा इस तरह से धीरे धीरे, ताकि रामायण को आधुनिक संदर्भ में युवाओं तक हम ले जा सकें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल दोपहर 3:30 बजे मुद्दा में, 6:30 बजे न्यूज बुलेटिन में। बहुत बहुत धन्यवाद।